मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है, बड़े भाई साहब। और आगे ठीक है जी। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन दर्जे में केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। वो 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। उनकी समझ में कि भाई जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायादार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी और वो 14 साल के थे, और बड़े होने के कारण उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पे तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम, वाक्य, शब्द को 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पे ये इबारत देखी जिसमें लिखा हुआ था, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, 1 घंटे तक। फिर उसके नीचे एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, मगर असफल रहा, और भाई साहब से पूछने का मेरा साहस न रहा। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अब मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मैं मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदानों में चला जाता, और कभी कंकरियाँ उछलता तो कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता। अगर कोई दोस्त मिल गया तो फिर कहना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, तो कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे करते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। मगर कमरे में जाते ही भाई साहब का वो रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते, मेरी रूह फना हो जाती। मुझे देखते ही उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और मेरा जवाब केवल मौन था। पता नहीं मेरे मुंह से ये बात क्यों न निकलती थी कि भाई साहब मैं जरा बाहर खेल रहा था, मगर मेरा मौन ये साफ मान लेता था कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के पास इसके सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं कि वो स्नेह और रोष से भरे हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अरे यहाँ रात दिन एक करनी पड़ती, अपना खून जलाना पड़ता, तब ये विद्या आती है। और आती क्या है? कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने बड़े घोंघा हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। रोज ही मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हरदम पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि इस तरह खेलकूद में वक्त गंवा कर तुम पास हो जाओगे? हाँ, अरे मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर इसी तरह खेलकूद में वक्त गंवानी है तो और जिंदगी बर्बाद करने तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गिल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई करे तो क्यों बर्बाद करते हो? चलो जाओ। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश के खिलाफ बड़े निपुण थे। वो ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और मेरी हिम्मत टूट जाती। और इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने अंदर ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता कि क्यों ना घर चला जाऊं। अरे जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे मेरा मूर्ख रहना मंजूर था, मगर इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। मगर घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और आगे से मैं पक्का इरादा करता कि खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। भाई बिना कोई नक्शा बनाए या कोई टाइम टेबल बनाए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उठ जाती। प्रातः काल सुबह उठना, सुबह 6 बजे 8 से 9 तक हिसाब, फिर 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन करके स्कूल, फिर स्कूल से वापस आकर 3 से 4 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर शाम को 6 से 6:30 तक हॉस्टल के सामने ही टहलना, फिर 7 से 8 तक इंग्लिश, और फिर 11 बजे तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदानों की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, कबड्डी के वो दाव घात, वॉलीबॉल की उछल कूद मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से वहाँ खींच ले जाती।
और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, मुझे किसी की याद न रहती। और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का मौका मिल जाता। मैं उनके साय से डरता था। कमरे में इस तरह जाता कि उनकी निगाह मेरी ओर न उठे। उनकी निगाह मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी, मगर फिर भी जिस तरह आदमी मौत और मोह माया के बीच में भी जिंदा रहना चाहता, उसी तरह लाख दुत्कार और झिड़कियां खाकर भी मैं खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। फिर सालाना इम्तहान हुआ और भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। मेरे जी में आया कि भाई साहब को मैं आड़े हाथों लूं। आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मुझे तो देखिए, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। मगर भाई साहब इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके जले पर नमक छिड़कने का विचार मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। मगर अब मेरी हिम्मत कुछ बढ़ गई और मैं आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर भाई साहब ने मेरी फिर फजीहत की तो मैं साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। मगर जबान से ये हेकड़ी जताने का ना साहस होने पर भी मेरे रंग ढंग से यह साफ जाहिर था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर ना रहा और भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गिल्ली डंडे को भेंट कर ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? अरे इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का राजा था, बड़े बड़े राजा उसके नौकर थे। वो चक्रवर्ती राजा था, मगर उसका हाल क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो चाहे करे, अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शाह रूम का भी हाल सुना ही होगा। मगर उसका क्या हुआ? भीख मांग मांग कर मर गया। अरे तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया तो अभी से तुम्हारा दिमाग फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। मगर भाईजान ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। और बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। अरे कभी कभी गिल्ली डंडे में भी अंधाचोट निशान पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका एक भी निशान खाली ना जाए। और तुम मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद रखना पड़ेगा। अरे बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8-8 तो हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ इसे याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिख दिया, सारे नंबर गायब, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? अरे दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोरियो, चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी-रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम ही न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम, सोयम, चहारुम, पंजुम लगाते चले गए। अरे कोई मुझसे पूछता तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर गायब। कोई निर्दयी मुमतिनों से नहीं पूछता कि भाई अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है? दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर नहीं, आपको परीक्षा में पास होना है तो सारे ये खुराफात याद करने पड़ेंगे। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप सामने कॉपी खोले और हाथ में कलम लिए उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। उससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है। पर जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसके लिए 4 पन्ने रंगने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। अरे आदमी को जो कुछ कहना चटपट कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने, चाहे जैसे भी रंगिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप का आकार के। ये छात्रों पे अन्याय नहीं तो और क्या है? और कहते हैं कि अध्यापक है। मतलब तेज भी चलो और धीरे धीरे भी। गलत बात है या नहीं? इसलिए लाला मैं कह रहा हूं, इस साल पास हो गए तो तुम ज्यादा घमंड मत करो और इतराओ नहीं। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना जब आ जाएगा अब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम चल जाएगा। चलो जाओ काम करो। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश वाला कब समाप्त होती। आज मुझे भोजन कुछ निस्वार्थ सा लग रहा था। भाई साहब ने अपने दर्जे का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही बहुत बड़ी बात थी। मगर इतने लेक्चर के बावजूद किताबों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। मैं खेलता भी
मैं पढ़ता भी, मगर इतना ही कि परीक्षा में पास हो जाऊं। मैं भाई साहब की नज़र में ये ना एहसास होने देना चाहता था कि उनकी मेरी निगाह में उनकी इज्जत कम हो गई है। अब मुझे फिर सालाना इम्तहान हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए और मैं फिर पास हो गया और दर्जे में अव्वल आ गया। मेरे मन में ये अचरज हुआ कि भाई साहब फेल कैसे हो गए, वो तो खुद बहुत प्राणांतक मेहनत की थी, सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर हर जगह किताब ही किताब खोले बैठे रहते थे, मगर फिर भी फेल हो गए। जब जब रिजल्ट सुनाया गया तो बेचारे रोने लगे, तो मैं भी रोने लगा। मेरे फेल होने की खुशी आधी हो गई, मगर होने को कौन टाल सकता था। अब मेरे मन में कुछ अभिमान सा हो गया कि मैं तो पास हो ही जाता हूँ, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। इसलिए मैं आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। भाई साहब की कोई मतलब भाई साहब मेरे सामने होते फिर भी मैं उनके सामने भी खेलता रहता और भाई साहब मुझे कुछ ना बोल पाते थे, इसलिए मैं और भी ज़्यादा खेलता कूदता रहा। अब मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और मैं कनकौवे उड़ाता दिन भर। एक बार एक कनकौवा लूटने के लिए मैं बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर चला आ रहा था। तभी बाजार में भाई साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बोले कि तुम्हें इन बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ते शर्म नहीं आती? हाँ, अरे आदमी कुछ तो अपना ख्याल होना चाहिए। तुम अब 8वीं जमात में चले गए हो और 8वें दर्जा में आकर लोग नायब तहसीलदार हो जाते थे, बड़े बड़े विद्वान हो जाते थे, और उसी दर्जे में तुम आकर ये कनकौवे उड़ा रहे हो। हाँ, मुझे तुम्हारी इस कमअक्ली पे दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो ज़हन किस काम का जो अपने ही आत्मगौरव की हत्या कर डाले? हाँ बताओ। अरे हमारे दादा जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्हें हमें बोलने और कहने का अधिकार है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और 5 साल बड़ा रहूँगा, चाहे तुम MA, D.Litt, D.Phil कुछ भी हो जाओ। तुम में और मुझ में जो 5 साल का अंतर है वो तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। हाँ, हमारे अम्मा बाबूजी को हमें कहने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। वो भले ही कुछ पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उन्हें हमें बोलने का अधिकार है, चाहे हम कुछ भी हो जाए। इसलिए लाला, जो कह रहा हूं मेरी बात मानो। अगर तुम इस तरह से नहीं मानोगे ना तो मैं इसका भी उपयोग कर सकता हूं। भाई साहब की बात सुनकर मैं लज्जा से सर नीचे कर लिया और बोला कि भाई साहब मुझे माफ़ कीजिए, आप बड़े हैं और आप हमेशा बड़े ही रहेंगे। आपकी बात मैं हमेशा मानूंगा और आपके कहे अनुसार ही चलूँगा। तभी क्या देखता हूँ कि जो पतंग है वो ऊपर से गुजर रहा था। भाई साहब बड़े थे ही, उन्होंने लपक कर पतंग की डोर पकड़ ली और सीधा हॉस्टल की तरफ दौड़े और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ता जा रहा था और बोल रहा था, भाई साहब भाई साहब भाई साहब। थैंक यू। बड़े भाई साहब, आपने सुना और सबने भी इस तरह की डांट सुनी है, तो ये अपनापन है। ये मेरे बड़े भाई साहब बहुत अच्छा। और ये सिलसिला है, जाहिर है कि बड़ा होने का कुछ फायदा है, कुछ नुकसान भी है, लेकिन ये फायदा नुकसान हर एक के साथ है, हर एक जगह है, और यही जिंदगी है, यही मजा है। ना हो कुछ अनकही बात या कुछ अपसेट वाली बात, तो फिर जिंदगी अगर एकदम फ्लॉलेस है तो फिर जिंदगी कैसी है। तो अब हम लोग विनय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्रेम से सुनाया और बहुत समय के अंदर सुनाया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शॉर्ट किया हम लोग के कहने पे, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। तो अभी हम लोग दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरी कहानी धर्मेंद्र जी, क्या सर आप सुनाना चाहते हैं? आइए, एक धर्मेंद्र जी, हाँ आप खड़े होकर सुनाएंगे? हाँ, तो आप एक बार सुना दो, सर के लिए बैठने के लिए। हाँ, तो अब हम लोग दूसरी कहानी सुने जा रहे हैं।